नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले वीडियो में हमने आईपीसी के 4th चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस अर्थात साधारण अपवाद शीर्षक की सेक्शन 95 से लेकर 99 पर बात की। सेक्शन 96 से लेकर 106 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है। ई लेक्चर की सीरीज़ में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 100 से लेकर 102 तक। सेक्शन 100, when the right of private defense of the body extends to causing death. The right of private defense of the body extends under the restrictions mentioned in the last preceding section to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant if the offense which occasions the exercise of the right to be of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely, first, such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault. Secondly, such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault. Thirdly, an assault with the intention of committing rape. Fourthly, an assault with the intention of gratifying a natural lust. Fifthly, an assault with the intention of kidnapping or abduction. Sixthly, an assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. Seventhly, an act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act. सेक्शन 100 में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेक्शन 100 जो है वो ये स्पष्ट करती है कि हमारे देश की जो आपराधिक विधि है इस तथ्य को स्वीकार करती है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती है जिनमें हर व्यक्ति के पास अपनी प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करते हुए जो आक्रमणकारी होता है उसकी डेथ कारित करने के अलावा कोई और ऑप्शन या विकल्प नहीं होता। और ये जो परिस्थितियाँ होती है इनको इस सेक्शन 100 के अंतर्गत 7 क्लॉजेस के रूप में निश्चित किया गया है। तो सबसे पहले ये सेक्शन ये स्पष्ट करती है कि इन 7 परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है उसके प्रयोग में आक्रमणकारी की डेथ या फिर उसको कोई अन्य हर्ट कारित किया जा सकता है, इस आईपीसी की सेक्शन 99 के अंतर्गत जो ये परिस्थितियाँ हैं ये सभी परिस्थितियों को सेक्शन 100 के अंतर्गत जो ये 7 परिस्थितियां हैं इन सभी परिस्थितियों को सेक्शन 99 के जो निर्बंधन है या रेस्ट्रिक्शंस है उनके अधीन रखा गया है। तो यह सेक्शन इन 7 परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति उपस्थित होने पर प्रतिरक्षक को वॉलंटरीली आक्रमणकारी की डेथ या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक की शक्ति प्रदान करती है। जिन 7 परिस्थितियों का उल्लेख इस सेक्शन के अंतर्गत किया गया है जिनमें कि आक्रमणकारी की डेथ कारित की जा सकती है उनमें से पहली है ऐसा हमला जिससे कि युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम डेथ होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यदि परिस्थितियां इस प्रकार की हो कि प्रतिरक्षक को हमले से यह युक्तियुक्त आशंका कारित हो जाए कि यदि वह आक्रमणकारी की डेथ कारित नहीं करेगा तो आक्रमणकारी उसकी मृत्यु कारित कर देगा, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिरक्षक
आक्रमणकारी की मृत्यु या कोई अन्य अपहानि कारित कर सकता है। सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि यदि आक्रमणकारी ऐसा हमला करे जिससे युक्तियुक्त रूप से या आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम ग्रीवियस हर्ट होगा, तब भी प्रतिरक्षक आक्रमणकारी की डेथ या फिर कोई अन्य अपहानि कारित कर सकता है। थर्ड कंडीशन है, यदि आक्रमणकारी ने बलात्संग करने के इंटेंशन से हमला किया हो, तब भी प्रतिरक्षक उसकी डेथ या कोई अन्य अपहानि कारित कर सकता है। फोर्थ कंडीशन है, यदि आक्रमणकारी ने प्रकृति विरुद्ध कामतृष्णा की तृप्ति के आशय से हमला किया हो, तो प्रतिरक्षक उसकी डेथ या कोई अन्य अपहानि कारित कर सकता है। यानी यहाँ पे अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने के इंटेंशन से अगर कोई असोल्ट किया गया है, तो तब भी यहाँ पे जो प्रतिरक्षक होता है वो आक्रमणकारी की या तो डेथ कारित कर सकता है या फिर कोई अन्य हार्म कारित कर सकता है। फिफ्थ कंडीशन है, यदि आक्रमणकारी ने व्यापहरण या अपहरण करने की इंटेंशन से हमला किया हो, तो प्रतिरक्षक उसकी डेथ या अन्य अपहानि कारित कर सकता है। सिक्स्थ सर्कमस्टेंसेस है, यदि आक्रमणकारी ने इस इंटेंशन से हमला किया हो कि किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध ऐसी परिस्थिति में किया जाए कि जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए पब्लिक अथॉरिटीज़ यानी लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो प्रतिरक्षक उसकी डेथ या अन्य कोई अपहानि कारित कर सकता है। इसके बाद में जो सेवन्थ सर्कमस्टेंसेस है वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के द्वारा इसमें ऐड की गई है। सेवन्थ कंडीशन ये कहती है कि अम्ल फेंकने या देने का कोई कृत्य करना या इस तरह से एसिड फेंकने या देने का अटेम्प्ट करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो जाए कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी, तब भी प्रतिरक्षक आक्रमणकारी की डेथ या कोई अन्य अपहानि कारित कर सकता है। तो ये सातों परिस्थितियाँ हुई जिनमें किसी भी व्यक्ति को सेक्शन 99 के रेस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए अपने और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा में जो आक्रमणकारी है उसकी डेथ कारित करने तक का उसको अधिकार मिल जाता है, या फिर वह अपने इस अधिकार का राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए आक्रमणकारी की डेथ तक भी कारित कर सकता है या फिर शरीर के किसी अन्य भाग को भी अपहानि कारित कर सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 101 की, यानी सेक्शन 101। एज पर सेक्शन 101, when such right extends to causing any harm other than death, if the offence be not of any of the descriptions enumerated in the last preceding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does not extend under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death। अर्थात कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। यानी सेक्शन 100 के बाद में जब हम 101 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 101 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात हो रही है कि जो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट होता है, तो जो शरीर के प्राइवेट डिफेंस का जो राइट होता है तो उसका विस्तार किन परिस्थितियों में मृत्यु से भिन्न शरीर के अन्य भागों में अपहानि कारित करने तक का होता है। तो इसके बारे में सेक्शन 101 ये कहती है कि यदि अपराध सेक्शन 100 के अंतर्गत प्रगणित जो 6 प्रकार की जो वहाँ पे कैटेगरी दी गई है उनमें से किसी प्रकार का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर यानी कि जो आक्रमणकारी है उसकी मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होकर सेक्शन 99 के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके अधीन रहते हुए उसकी डेथ से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक का होता है।
यानी शरीर के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, ऐसे अपराधों के मामले में अगर अपराध सेक्शन 100 में वर्णित 7 कैटेगरी का नहीं है या 7 परिस्थितियों के अधीन किया हुआ नहीं है, उनसे भिन्न प्रकार का है, तो उन परिस्थितियों में सेक्शन 99 के रेस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए प्रतिरक्षक अपने इस अधिकार का प्रयोग आक्रमणकारी की डेथ कारित करने तक यूज़ नहीं करके उसके अन्य जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या अन्य प्रकार की जो अपहानि होती है, वहाँ तक वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। सेक्शन 102 एज पर सेक्शन 102 commencement and continuance of the right of private defense of the body. The right of private defense of the body commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offence, though the offence may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. अर्थात शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक कि शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। तो सेक्शन जो 102 है, यह शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में 2 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करती है। पहली बात करती है कि यह अधिकार किस क्षण प्रारंभ होता है, और दूसरा कि यह कब तक बना रहता है। तो जो पहला पहलू है उसके बारे में यह सेक्शन स्पष्ट करती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, उसी मोमेंट, उसी पल प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न यानी उसके अटेम्प्ट या थ्रेट से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे भले ही वह अपराध किया नहीं गया हो। सेकंड पहलू के बारे में यह सेक्शन स्पष्ट करती है कि जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वह तब तक बना रहता है जब तक कि शरीर के संकट की इस प्रकार की आशंका बनी रहती है। अर्थात जो प्राइवेट डिफेंस की विधि है ये नहीं कहती कि इस अधिकार के प्रयोग के लिए व्यक्ति को तब तक प्रतीक्षा यानी तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि शरीर पर पहला वार न कर दिया जाए। यानी यह अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, उसी क्षण जो प्रतिरक्षक के उसमें निहित हो जाता है जिस क्षण शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है। और यह आशंका कब पैदा होती है? अपराध करने के या तो प्रयत्न के साथ में या फिर अपराध की धमकी के साथ में। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराध कारित किया गया हो। चूँकि यह अधिकार प्रतिरक्षा का अधिकार है, इसीलिए यह केवल आसन्न अविधिक हमले से सुरक्षा करने के लिए प्राप्त है, ना कि हमलावर को दंडित करने के लिए। लेकिन चूँकि आशंका वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं, अतः किसी अपराध का प्रयत्न या उसकी धमकी अवश्य होनी चाहिए और धमकी से उपस्थिति और आसन्न संकट अवश्य उत्पन्न होना चाहिए। दूरवर्ती या सुदूर खतरा नहीं होना चाहिए। और इस अधिकार का विस्तार उन मामलों में नहीं होता जहां आशंका समाप्त हो जाने के पश्चात भी वार कर दिया जाए। जहां अभियुक्त आवश्यकता से अधिक समय तक हमले को जारी रखता है और कारित की गई क्षति प्राप्त की गई क्षति के अनुपात में नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय यहाँ पे जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो देने से इनकार कर सकता है। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।